आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनप्रीत कौर। मैंने एमबीए किया है, एमकॉम किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है कॉमर्स में। इससे पहले मैं नेट कॉमर्स भी 2 बार क्वालिफाई कर चुकी हूँ। अभी रिसेंटली मैंने नेट मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया है और एचटेट क्वालिफाई किया है। मैं इस वीडियो के थ्रू जो भी सीरीज़ चल रही है उसके थ्रू आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें जनरल पेपर में फर्स्ट पेपर है हमारा, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पहले 2017 तक के पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं और अब हम अगस्त 2016 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और इसके जो पुराने पेपर हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following set of statements reflect the best characteristics of teaching? मतलब इनमें से टीचिंग की बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होगी और कौन सी नहीं। सबसे पहला है टीचिंग इज़ द सेम एज ट्रेनिंग, मतलब टीचिंग बिल्कुल सेम रहती है ट्रेनिंग की तरह। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग कब, जब हम पढ़ाते हैं। टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, टीचिंग एक टास्क है जबकि लर्निंग हमारा अचीवमेंट है। टीचिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना। वन में टीच विदाउट लर्निंग टेक प्लेस। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं। अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखें कि टीचिंग इज सेम एज ट्रेनिंग, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन 1 हमारा गलत हो जाता है तो इस हिसाब से जिस भी ऑप्शन में हमारा ऑप्शन 1 है वो हमारा हट जाएगा, यानी कि ए और डी ऑप्शन हमारा हट जाता है। अब हमारा जो आंसर है वो या तो बी है या फिर सी है, क्योंकि हमें वहाँ टाइम का भी ध्यान रखना होता है। तो हमें पूरा अटेंटिव होके, पूरा अलर्ट होके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये भी चीज़ें, ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर में किस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें ये नहीं देखना हमें पूरे क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर थोड़ा सा पढ़ते ही हमें आंसर मिल रहा है तो फिर हम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। अब देखो, जैसे हमें पता लग गया कि फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है ना, तो उसके हिसाब से हमारा जो ए ऑप्शन है और डी ऑप्शन है वो हमारा नहीं होगा। इसके बाद आता है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग व्हेन वी टीच। मतलब इंस्ट्रक्शन और कंडीशनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता जब हम पढ़ाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर ये बात गलत है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 के गलत होते ही हमारा सी ऑप्शन भी कट हो जाता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, बी। फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या बी के सभी ऑप्शन सही हैं या नहीं। थर्ड, टीचिंग इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि टीचिंग हमारी लर्निंग से रिलेटेड होती है। टीचिंग इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। उसके बाद है टीचिंग इज़ अ टास्क वर्ड, जबकि लर्निंग क्या है, वो एक अचीवमेंट है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। टीचिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना। नहीं, टीचिंग का मतलब नहीं होता, इसका मतलब आप नॉलेज इम्पार्ट करते हो ताकि क्या हो सके, लर्नर के जो बिहेवियर है उसमें हम चेंज ला सके, उसको ट्रांसफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है हमारा 1 में टीच विदाउट लर्निंग टेक प्लेस, यानी कि अब देखो ऊपर वाले का ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि 1 में टीच विदाउट लर्निंग टेक प्लेस, कि अगर लर्निंग नहीं भी हो रही है तब भी आप टीचिंग तब भी हो सकती है। तो 1 में टीच विदाउट लर्निंग टेक प्लेस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट टीचिंग। इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है टीचर का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। दूसरा है हमारा लर्नर का मोटिवेशन, टीचर का बायोग्राफिकल डेटा, टीचर की सेल्फ एफिकेसी, लर्नर का इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, टीचर का स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, टीचर की नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। अब इसमें हमें बताना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं जिसमें कभी हमें लर्नर के बारे में, कभी उसके पेरेंट्स की रिलीजन के बारे में, या उनकी लैंग्वेज के बारे में, या उनके स्टडीज़ के बारे में, मतलब इन चीज़ों को वो लेकर बात करता है, जो कि एक्चुअली हमारे लर्नर की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहता है हमारा, उस पर फ़र्क नहीं डालते हैं। तो अब इसमें भी हम अगर देखें ध्यान से तो देखो, फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है इसमें वो बिल्कुल ठीक है कि टीचर का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो फ़र्क डालता है, मतलब उससे टीचिंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा है लर्नर का मोटिवेशन, तो बिल्कुल लर्नर के मोटिवेशन से भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, यानी कि देखो फर्स्ट ऑप्शन अगर हमारा है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा
सी और डी में नहीं है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हमारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे पहले ही। अगर हम बात करें लर्नर का मोटिवेशन, तो लर्नर का मोटिवेशन, बिल्कुल लर्नर के मोटिवेशन से फ़र्क पड़ता है। क्या टीचर का बायोग्राफिकल डेटा फ़र्क डालता है? नहीं, टीचर का बायोग्राफिकल डेटा इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वो गलत हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा आंसर अगर हम देखें तो आंसर नंबर जो है हमारा ए, वो बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि बी में क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है, जबकि थर्ड ऑप्शन हमारा सही नहीं है। टीचर के बायोग्राफिकल डेटा का जो हमारी टीचिंग है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टीचर की सेल्फ एफिकेसी, बिल्कुल टीचर की सेल्फ एफिकेसी का फ़र्क पड़ता है। लर्नर का इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। टीचिंग पर बात कर रहे हैं यहाँ पे, लर्निंग पर बात नहीं कर रहे हैं। टीचर की स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, हाँ इसका फ़र्क पड़ता है कि टीचर की स्किल कैसी है, कैसे वो मैनेज करता है, कैसे वो मॉनिटर करता है, और टीचर की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विच कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग इज़ लाइकली टू ऑप्टिमाइज लर्निंग। क्या बोल रहा है कि कौन सा मेथड का कॉम्बिनेशन हमारा इज़ लाइकली टू ऑप्टिमाइज लर्निंग, और लर्निंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन सा मेथड, कौन सा कॉम्बिनेशन है टीचिंग मेथड, मतलब टीचिंग मेथड कौन सा है जो बेस्ट होगा। सबसे पहला है लेक्चरिंग, डिस्कशंस एंड सेमिनार मेथड। दूसरा है हमारा इंटरेक्टिव डिस्कशन, प्लान्ड लेक्चर्स एंड पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशन, इंटरेक्टिव लेक्चर सेशन फॉलोड बाय बस सेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्रोजेक्ट। फोर्थ है हमारा लेक्चरिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशंस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, देखो इंटरेक्टिव लेक्चर सेशंस जो है हमारे वो तो बेस्ट होंगे ही होंगे, और इंटरेक्टिव डिस्कशन है वो हमारा बी है ना, और इसके अलावा सी में दे रखा है इंटरेक्टिव लेक्चर सेशन जिसके अंदर बस सेशन हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो ताकि नए नए आइडिया जनरेशन हो, और प्रोजेक्ट्स। ये जो सी ऑप्शन है हमारा, अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा जो ऑप्शंस हमारे सूटेबल है वो हमारे लर्निंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, जब जहाँ पे लर्निंग पर ध्यान जाए बेसिकली, तो वो क्या है, लर्न करे, उस पर हमारा मेन फोकस कब होगा, जब वो खुद इंडक्टिव काइंड ऑफ टीचिंग मतलब लर्निंग को फोकस करेंगे या इंडक्टिव अप्रोच हो, तो वो हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग में उनसे प्रोजेक्ट्स लेना, उनके बज सेशंस लेना, इंटरेक्टिव लेक्चर सेशन हो, तो इसमें सबसे बेस्ट रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसका सबसे सूटेबल आंसर बनेगा। नेक्स्ट है हमें असर्शन एंड रीजनिंग दिया है। असर्शन क्या है, टीचिंग एड्स हैव टू बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव सप्लीमेंट्स टू इंस्ट्रक्शन। रीजन, दे कीप द स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर, करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बनता है, असर्शन हमारी कह रही है कि जो टीचिंग एड्स हैं दोज आर नीडेड टू बी कंसिडर्ड इफेक्टिव सप्लीमेंट्स टू इंस्ट्रक्शन। अगर इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इफेक्टिव सप्लीमेंट्स का काम करते हैं, मतलब बेस्ट है अगर टीचिंग एड्स भी उसके साथ हों। ठीक है, बिल्कुल सही है, अगर टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इंस्ट्रक्शन के सप्लीमेंट्स मतलब इफेक्टिव सप्लीमेंट्स का वो काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दे कीप द स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर, कि वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स को गुड ह्यूमर में रखते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं वो उनका इंटरेस्ट बनाए रखते हैं, लेकिन क्योंकि वो उसे गुड ह्यूमर में रखते हैं इसलिए टीचिंग एड्स को हम इफेक्टिव सप्लीमेंट मानते हैं, ये बात सही नहीं है। मतलब कि असर्शन बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, रीजनिंग भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों को अगर हम देखें तो रीजनिंग असर्शन का रीज़न मतलब होना यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यानी कि असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 25, द पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ टू। पर्पज़ क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, तो देखिए इसमें ऑप्शंस हैं, ग्रेड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, एक्सलरेट करना स्टूडेंट्स की लर्निंग परफॉर्मेंस को, चेक करना स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ग्राफ को, प्रोवाइड करना फीडबैक टू टीचर की इफ़ेक्टिवनेस। तो अगर हम ध्यान से देखें, देखो ग्रेड लेना, भाई उनके अच्छे ग्रेड्स आएँ, यही हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हमारा ग्रेड्स का कोई लेना देना नहीं होता, वो हमारा समेटिव में होता है।
स्टूडेंट का परफॉर्मेंस ग्राफ भी कब चेक किया जाता है, समेटिव में। और फीडबैक टू टीचर इफेक्टिवनेस, इसका फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो आप कर रहे हो वो तो बच्चे का कर रहे हो, चाहे फॉर्मेटिव कर रहे हो चाहे समेटिव कर रहे हो, तो उसमें टीचर की इफेक्टिवनेस का फीडबैक प्रोवाइड करने का रिलेशन यहाँ पे अभी नहीं आएगा। फॉर्मेटिव का मतलब है आप बीच बीच में लर्निंग जो परफॉर्मेंस है वो चेक कर रहे हो, यानी कि एक्सक्लेरेट करना स्टूडेंट की लर्निंग परफॉर्मेंस, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लर्निंग आउटकम, देखो ग्रेड और परफॉर्मेंस ग्राफ दोनों आपका समेटिव का बिल्कुल अच्छे से डिपिक्ट कर रहा है कि स्टेट जो समेटिव एग्ज़ाम है उसमें होगा। और फीडबैक देना यहाँ पे जब हम लर्नर की बात कर रहे हैं, इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो टीचर की बात हो रही है, टीचर की नहीं बल्कि स्टूडेंट की बात हो रही है, लेकिन इसमें हमारी टीचर की इफेक्टिवनेस की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स एंड एवेल्युएशन सिस्टम टू इंश्योर द पॉजिटिव रिजल्ट्स। लर्नर का फैमिली बैकग्राउंड, एज और हैबिटेशन, लर्नर का परसेंटेज, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब देखो लर्नर का फैमिली बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता, लर्नर का परसेंटेज एक बार को मान सकते हैं, लेकिन सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, लर्नर का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मायने रखता है लेकिन सोशल बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, लर्नर का मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल मायने रखता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल भी मायने रखता है और मोटिवेशनल डिस्पोजिशंस भी मायने रखती हैं। मतलब कि डी ऑप्शन हमारा सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं मैसेज रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम को, उसको हम क्या बोल सकते हैं? फीडबैक, फ्रेगमेंटेशन, चैनलाइजेशन और नॉइस। देखो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं मैसेज रिसेप्शन को बाय द स्टूडेंट, देखो अफेक्ट कर रहे हैं यानी कि नेगेटिवली इफेक्ट करना है इसका मतलब। तो उसका मतलब क्या है कि वो उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो फैक्टर्स इंटरनल हो चाहे वो फैक्टर्स एक्सटर्नल हो, यानी कि नॉइस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉइस बोलेंगे, ना कि चैनलाइजेशन, फीडबैक, फ्रेगमेंटेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं मैसेज को वो नॉइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 28, जिसके अंदर क्या है? अ टीचर इन अ क्लासरूम हैड इमीडिएट कंट्रोल ओवर द सेलेक्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मैसेज। ऑडियंस पे नहीं, देखो ऑडियंस पे टीचर का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, पूरा इमीडिएट कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया इमीडिएट कंट्रोल। नेक्स्ट है नॉइस एंड रिसेप्शन, फीडबैक, टेक्नोलॉजी एंड द ऑडियंस एक्सपीरियंस। नहीं, फीडबैक पे भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी किसके है, मतलब जो लर्नर है या जो सुनने वाले हैं उनके थ्रू है। तो टीचर तो अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, मतलब सेल्फ को कंट्रोल कर सकता है, अपना कम्युनिकेशन के मेथड को कंट्रोल कर सकता है, मैसेज को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ना तो ऑडियंस को कंट्रोल कर सकता है, ना ही मिलने वाले फीडबैक को कंट्रोल कर सकता है, ना ही वो ऑडियंस के एक्सपीरियंस को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन चैनल, अदर कम्युनिकेटर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि सारा कुछ जो उससे के खुद से रिलेटेड है उसी को वो कंट्रोल कर सकता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। एज अ गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू नो योर, अगर आप एक अच्छे क्लास कम्युनिकेटर हो तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखो, क्या आपको ऑडियंस के इमोशंस पता होने चाहिए, क्या आपको साइलेंट क्यूज़ पता होने चाहिए, क्या आपको आर्टफुल पॉजेज़ पता होने चाहिए, या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पता होने चाहिए। ऑब्वियसली ऑडियंस के इमोशंस या आर्ग्यूमेंट्स दोनों ही गलत होंगे, साइलेंट क्यूज़ भी नहीं होगा। आर्टफुल पोजेज़ है जो आपको पता होने चाहिए, मतलब यू आर सपोज टू नो द आर्टफुल पोजेज़, कब आपको रुकना है, कब आपको बोलना है। एक गुड कम्युनिकेटर, मतलब गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे उसको कब पोज करना है, आर्टफुल पोजेज़ का उसको पता होना ज़रूरी होता है। तो 29 का जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर नंबर सी। इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर 21 का है बी, 22 का है ए, 23 का है सी, 24 का है बी, 25 का है बी, 26 का है डी, 27 का है डी, 28 का है ए, 29 का है सी। ठीक है, तो फिर से रिपीट मतलब आप कर सकते हो वीडियो को और सुन सकते हो क्या क्या आंसर्स थे, और उसके हिसाब से आप लोग इसे लर्न भी कर सकते हो, थोड़ा समझ सकते हो। अगर समझ के किया जाएगा तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, बेटर लर्निंग होगी। तो समझ कर और फिर इसे करना।
ठीक है, इसी के साथ ही अगस्त 2016 के टीचिंग एप्टीट्यूड के आए क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट में हम लोग जुलाई 2016 के पेपर में आए टीचिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।